हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी नेक्स्ट मंथ मिड टर्म एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं और इसके नंबर फाइनल टर्म में जुड़ते हैं। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 एंड 24। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपका नए सिलेबस जो आया है उसके अकॉर्डिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाइएगा। क्लास 8th का है, सोशल साइंस का है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम कर रहे हैं सोशल साइंस का सैंपल पेपर। तो आइए, सेक्शन ए दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, सेक्शन ए है यहाँ पर, जिसके अंदर 1 to 12 क्वेश्चन है, 1 से 12 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 12 हो जाते हैं। मतलब सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन का हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है यहाँ पर और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? डैश इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक लॉ एंड रन द गवर्नमेंट। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एग्जीक्यूटिव। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस, जुडिशरी और गवर्नमेंट ये सब नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। 3 पार्ट हैं गवर्नमेंट के, उनमें से एक हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, जो क्या करता है, मेक लॉ, जो लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। क्या कहा जा रहा है कि हर कोई, लॉ में क्या कहा गया कि सब इक्वल है। दिस राइट फॉल अंडर, ये जो राइट है ये किसके अंडर आता है? तो ये आता है राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी है कि सारे के सारे इक्वल है, तो ये किसके अंडर आता है? राइट टू इक्वालिटी। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ में उसका आंसर लिखा गया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और डाउटफुल ना रहे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। The combined strength of all political party in the parliament with less than 50% is representative is। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये जब वोट होते हैं तो उसमें 2 या 3 पार्टीज होते हैं। एक पार्टी को क्या होता है, बहुमत मिल जाता है, सारे वोट, जिसे हम रूलर पार्टी कहते हैं। और एक ऐसा होता है जिसके जो वोट है, जिसके पास जो निर्वाचित लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो 50% से कम होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपोजिशन। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या है। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 233 इलेक्टेड मेंबर। कितने हो जाएगा? 233 इलेक्टेड मेंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कहा गया है। व्हाट डज द टर्म लैंड डिग्रेडेशन रेफर टू। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, हमको ये बताना है। द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड फॉरेस्ट लैंड। तो देखो, डिग्रेडेशन मतलब कि कम हो जाना, किसका? प्रोडक्टिविटी का। और कौन सी प्रोडक्टिविटी का? जो कल्टिवेटेड लैंड है, जहाँ पे हम खेती कर सकते हैं, और जो फॉरेस्ट की लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन रेफर। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहा गया है। नेम द टर्म दैट कैन बी गिवन to the various layer in the soil after it cut out like a स्लाइस ऑफ ए केक। देखो यहाँ पे क्या है, लेयर, जो सॉइल की एक लेयर है उसको हमने ऐसे केक को कट करते हैं ना, स्लाइस, वैसे हमने कट कर दिया। तो ये हमें किसके जैसा दिखाई देगा, ध्यान से समझो, ये हमें किसके दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग हमको टॉप सॉइल दिखेगी, यहाँ पे सब सॉइल दिखेगी, अलग अलग हमें क्या दिखेगी, यहाँ पे लेयर्स दिखेंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल हॉरिजोन। इसको क्या कहा जाता है, सॉइल हॉरिजोन। तो ये पिक्चर ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग क्या है, एक लुक्ड एज ए सिस्टम के जैसे होता है। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट इनपुट ऑफ द एग्रीकल्चर। इनपुट, देखो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इनपुट क्या होता है, जो हम लगाते हैं, और आउटपुट क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है। तो इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है? प्रॉफिट, फर्टिलाइजर, सीड और लेबर। तो देखो हम लेबर भी करते हैं, सीड लगाते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, ये सारे इनपुट है। और प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब हम खेती कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या नहीं चाहिए होता है हमें, आउटपुट। उसमें इनपुट क्या है, चाहे सीड हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे लेबर हो, चाहे पानी हो, ये सब क्या आ जाएगा, उसके अंदर इनपुट में आ जाएगा, और आउटपुट में प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसने पूछा है कि नोट, देखो यहाँ पे नोट जरूर पढ़िएगा कि नोट की कौन सा इनपुट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है। नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस दैट मीट टू नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिलीज। ऐसी आपको टाइप ऑफ हमको यहाँ पर बताना है, फार्मिंग का टाइप बताना है जिसमें सिर्फ फार्मर की नीड्स पूरी हो, जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो। तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेंस फार्मेसी। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है।
विच वर द इंपॉर्टेंट स्पाइसेस दैट वर ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में कौन से स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इसका एक अच्छा सा याद करने का ट्रिक है, चाय बनाने के अंदर जो मसाले चाहिए होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे पीपर, क्लोव, कार्मेंडन, सिनेमन, मतलब कि दालचीनी, इलायची और लौंग और काली मिर्ची, ये है सब इसका नाम। तो देखो चाय बनाने के लिए जो मसाले होते हैं वो सारे जो यूरोपियन मार्केट था वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वो इंडिया में होते थे। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन के सामने उसका आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया, डैश लेड इंग्लिश मैन दैट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट बंगाल नवाब इन 1750। तो किसने उसको वो किया था, यहाँ पे प्लासी का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, किसने लीड किया था उसको। तो रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको क्या किया था, लीड किया था इंग्लिश की तरफ से, वहाँ पे जो हम ये कहें ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैश वॉज डिक्लेयर लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट का लीडर किसको कहा गया था, तो बहादुर शाह जफर। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर क्या किए गए थे, लीडर डिक्लेयर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में डैश वॉज द फर्स्ट सोल्जर टू बी हैंग्ड फॉर द 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट में कौन से ऐसे सोल्जर्स थे जिनको हैंग किया गया था, मतलब फांसी की सजा दी गई थी। तो मंगल पांडे। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले जो रिवोल्ट है वो किसने शुरू किया, तब भी यहाँ पे मंगल पांडे आएगा। और क्यों किया था उन्होंने, क्योंकि वो क्या थे, ब्रिटिश की कंपनी में वो क्या थे, एक सोल्जर थे। और उन्होंने क्या किया था, उनके पास में जो बंदूक दी गई थी, उनको गन दी गई थी, वो किससे बनी हुई थी, उनको उसको मुंह से खोलना होता था, दांत लगा के खोलना होता था, और वो सुअर की चर्बी से बनी हुई थी। अब इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और फर्स्ट जो रिवोल्ट था वो यहीं शुरू हो गया। और उसी समय हम ये बात करें कि झांसी में जो चल रहा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वहां पे भी विद्रोह चल चुका था, लेकिन दोनों की टाइमिंग मैच नहीं हुई। उसी की वजह से क्या हो गया था, जो विद्रोह था वो जो ये 1857 का जो रिवोल्ट था वो असफल रहा था, क्योंकि दोनों की टाइमिंग मैच नहीं हो पाई थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया था। अब हमारा सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में 2 से 7 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी में 2 से 7 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 12 मार्क्स के। अभी हमने 1 to 12 क्वेश्चन किए, वो क्वेश्चन 1 के पार्ट्स थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक, जो कि क्या है, 2 मार्क्स का है और 12 मार्क्स के आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखो, इन द लार्ज सोसाइटी इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज इन पीपल लिव टुगेदर। जब लार्ज सोसाइटीज की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की पीपल्स कम्युनिटीज क्या कहते हैं, एक साथ रहती है। द रूल are formulated throughout the consents and the modern countries this consents is usually available in written form। तो इसके लिए क्या, अगर जो बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हर क्लास का क्या किया जाता है, कुछ नियम या कुछ लॉज, कानून बनाए जाते हैं। और मॉडर्न कंट्रीज में क्या किया गया, इन लॉज को एक रिटन फॉर्म में लिखा गया, मतलब रिटन में लिखा गया है। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी बुक जिसके अंदर सारे ये रूल्स लिखे गए हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर जो चुना गया नेता है उस पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना होगी, पाबंदी ना होगी, तो क्या हो सकता है। देखो अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी तो वो अपनी मर्जी चलाएगा, कुछ भी अन्याय कर सकता है ना। तो देखो क्या, इफ देयर, देखो क्या है, इफ there were no restriction on the power of the elected representative the leader might misuse the power। वो अपनी पावर को क्या करेगा, misuse करेगा। given them misuse of authority can be result of gross injustice। और उससे क्या होगा, जब misuse करेगा पावर को तो क्या हो जाएगा, injustice होगा। thus democratic society the constitution after laid down the rule that guard against the misuse to authorities by the political leader। तो इसके लिए क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें रूल्स लिख दिए गए भी इसका ये काम है, अगर ये काम नहीं करेगा तो इसको हटा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। अगर वो अपना रिस्ट्रिक्शन नहीं करता है तो क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड मैन। देखो क्या कहा जा रहा है, वेदरिंग क्या होती है, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है उनका टूटना, उससे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। किसकी वजह से हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आना, बहुत ज़्यादा गर्मी, फ्रोस्ट एक्शन मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना, प्लांट, एनिमल या मैन की एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या होना, जब चट्टानें टूट जाती है और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए, टूट के किस में बन जाएगी, मिट्टी में बनेगी ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के और में क्वेश्चन दिया गया है,
व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? इन अ मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप आर रियरिंग लाइफ स्टॉक। देखो क्या कहा जा रहा है कि ऐसी क्रॉप मतलब ऐसी फसलें उगाना या ऐसी खेती करना, ऐसी फार्मिंग करना जिसमें एक तरफ तो क्या कर रहे हो आप फसल उगा रहे हो और दूसरी तरफ क्या कर रहे हो अलग अलग एनिमल्स, काउस, बफेलो पाल रहे हो, इस तरह के साथ में कर रहे हो। अब यहाँ पे जो हम कहीं क्रॉप का जो जैसे लीव्स हो गई या बचा हुआ जो खाना हो गया एज ए फूडर मतलब चारे के तौर पर आपने पशुओं को दे दिया और पशुओं का जो गोबर है उसको एज ए फर्टिलाइजर आपने यूज किया, तो दोनों का ही देखो फायदा हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्स फार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा गया, व्हाट हैज हैपेंड इन सेकेंड एंग्लो मराठा वार? The second Anglo-Maratha War was found in different front, resulting the British gaining Orissa and the territories of north of Yamuna River, including Agra and Delhi। देखो क्या कहा जा रहा है कि क्या हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वार में। तो मराठा वार में देखो क्या हुआ था, जब ये लड़ाई हुई थी तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो ब्रिटिश थी ना उसने क्या किया, एक तो उड़ीसा को जीत लिया और नॉर्थ टेरिटरीज के जितने आसपास के यमुना की नदी के जितने आसपास के एरिया था, चाहे वो आगरा हो चाहे दिल्ली हो, उस पर क्या कर लिया था उन्होंने, कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, What was the demand of रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी that was refused by the British? कौन सी ऐसी डिमांड की थी रानी लक्ष्मीबाई ने जो ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। तो देखो रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की जब डेथ हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि जो उनका जो भी उनकी वो प्रॉपर्टी है या जो उनका राज्य है वो उनके अडोप्टेड सन को दिया जाए, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रूल बनाया था कि अगर किसी के कोई सन नहीं होता तो सारी जो प्रॉपर्टी है या सारा जितना भी पैसा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी। तो यही ऑब्जेक्शन उठाया गया था। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांट टू कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर हर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। हर हस्बैंड के बाद में वो क्या चाहती थी, तो उसके हस्बैंड की जब डेथ हो गई थी तो वो चाहती थी जो उसका अडॉप्टेड सन है वो क्या कर ले, इसको जो मतलब इसका राज्य है उसको संभाल ले। बट द ब्रिटिश टर्न डाउन द अपील। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इसको खारिज कर दिया, कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये सारी संपत्ति हम ही ले लेंगे। इसके अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, लड़ाई शुरू कर दी थी। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, डिफर सेक्शन इन बिटवीन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन। डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत हो गया लिखते वक्त। डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। आपको क्या करना है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बीच में और डेडिडियस फॉरेस्ट के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। हम यहाँ पर देखो क्या कहा गया, बहुत ही इजी डिफरेंशिएशन है। एवरग्रीन फॉरेस्ट किसको कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट या ऐसे ट्री जो क्या कहेंगे किसी एक मौसम में अपनी सारी लीव्स को नहीं गिरा देते हैं। हम कहते हैं ना कि जैसे पतझड़ आया तो सारी लीव्स एक ही मौसम में निकल गई, तो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं सदाबहार, हिंदी में उनको सदाबहार कहते हैं, कि जिन पर क्या रहती है, एवरग्रीन, जो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं, उन प्लांट को हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। और डिसीडियस फ्रूट में क्या फॉरेस्ट में क्या हो जाता है, दे शेड देयर लीव्स इन द पर्टिकुलर सीजन। जब भी एक पर्टिकुलर सीजन आता है, पतझड़ आता है, तो वो सारी पूरे प्लांट की लीव्स क्या हो जाती है, झड़ जाती है। लॉस मॉइस्चर, अब ये क्यों झड़ जाती है पहले तो ये समझो, क्योंकि मॉइस्चर का जो लॉस है उसको कम करने के लिए, ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, जो पौधों से पानी रिलीज होता है उसको कम करने के लिए, लॉस कम करने के लिए क्या किया जाता है, सारी की सारी लीव्स वो क्या कर देते हैं, एक टाइम एक मौसम में क्या कर देते हैं, झड़ जाती है सारी की सारी लीव। अब हमारा सेक्शन बी पहले ही स्टार्ट हो चुका है। अब सेक्शन बी का दूसरा पार्ट आ रहा है जिसमें 8 से लेके 11 तक क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं और 12 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, स्टेट द 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या बताना है, 6 जो फंडामेंटल राइट है उनके बारे में बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करिएगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार इसमें, कि सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, फ्रीडम है, सबको सभी समान है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता है। राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, सबको पढ़ने का और अपना कल्चर संस्कृति को अपनाने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है जो है सेम है, उसकी जो एक पे रूल लागू होगा वो सभी पे लागू होगा। तो ये रूल है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन सस्टेनेबल फार्मिंग एंड द इंटेंसिव फार्मिंग। देखो इसका आंसर ये रहा,
सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। फार्मर की जो नीड है, पीछे भी क्वेश्चन आया, फार्मर की जो फैमिली है उसकी जो नीड है, मतलब एक किसान अपनी जीविका कमाने के लिए जितनी बेसिक नीड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइप ऑफ, उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ट्रेडिशनल लो लेवल टू द टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस द स्मॉल आउटपुट। मतलब इससे क्या होता है, स्मॉल आउटपुट मिलता है और क्या है, बहुत कम इसमें क्या किया जाता है, घर की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, बाहर की टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ किया जाता है। और इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग कल्टीवेट द स्मॉल प्लॉट एंड लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स और मोर लेबर। मतलब कि क्या है, ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर कुछ और टूल्स के साथ मिलकर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसान या जो अपने हल्का फुल्का सामान के साथ यूज़ अपनी खेती कर रहा है, यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ टूल्स का यूज़ करके क्या किया जाता है, खेती की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, व्हाट हैड कॉज्ड एनमोरस लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। बंगाल की रेवेन्यू का लॉस, एकदम से लॉस क्यों हुआ था उसके बारे में बताना है। देखो क्या कहा, औरंगजेब फॉर्म हैज ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। देखो औरंगजेब ने एक फरमान निकाला, एक आदेश निकाला जिसमें उसने कहा कि जो कंपनी है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो क्या है, ड्यूटी फ्री है। मतलब जो भी वो काम करे, जो भी उसको पैसा मिल रहा है उस पर वो टैक्स नहीं देगा। बाकी जितने भी लोग थे, किसान थे, सब पर ये रूल था कि सभी टैक्स देंगे। लेकिन जो औरंगजेब था उन्होंने क्या कहा कि कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन बट ऑफिशियली of the company who were the carrying on the private trade on the side were expected to the pay duty। लेकिन बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो बाहर के लोग थे वो काम कर रहे थे, उनको क्या देना था, टैक्स देना था। लेकिन क्या किया था, दे आर रिफ्यूज टू पे। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने वो टैक्स नहीं दिया। कॉजिंग एन एनमरस लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। इसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल का जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। एक बारी बात समझो क्या कहा, देखो जो औरंगजेब था ना, उन्होंने ये बोला कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसी भी तरीके का टैक्स ना दे, लेकिन बाकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं जो इधर उधर और कुछ काम कर रहे हैं उनको टैक्स देना होगा, किसानों को टैक्स देना होगा, मजदूरों को टैक्स देना होगा। बाकी सब तो मान गए, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने कहा ना तो हमारी कंपनी टैक्स देगी ना ही हम टैक्स देंगे। जब लोगों ने टैक्स नहीं दिया तो राजा के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो इसी की वजह से जो रेवेन्यू था वो कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डिस्कस द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो स्टेट क्या है, एक जगह, एक एरिया, वो क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी, वहां पे लोग रहेंगे, और उसको जो रूल करेगा वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एनफोर्सिंग लॉज। लॉज बनाने में, लॉज चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन। गवर्नमेंट को हम इलेक्शन से चेंज कर सकते हैं। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंटेटिव सोवरेन पीपल एंड हु ऑक्यूपाई डिफाइंड टेरिटरी। जो एक एरिया में जो लोग रहते हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। एग्जांपल, द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट्स। द इंडियन स्टेट हैज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिव। द गवर्नमेंट or the executive in the one of the part of the state refer to more than just to government and cannot be interchangeable with it। देखो क्या कहा जा रहा है, स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस बताना है। तो स्टेट क्या है, एक एरिया का नाम है, वहां पे जो लोग रहते हैं, अच्छा उन पे कानून व्यवस्था करना वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट का काम हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ लेपेज। देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका, Lord Dalhousie, who was the Governor General, devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapis। तो लॉर्ड डलहौजी था, उन्होंने क्या इसको शुरू किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लपेज। जो क्या थी, देखो द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर दैट इफ द इंडियन रूलर डाई, अगर इंडियन रूलर डाई हो जाता है विदाउट अ मेल हेयर इज किंगडम, अगर उसके मतलब बेटा नहीं है, सन नहीं है, देन वुड लैप्स दैट बिकम पार्ट ऑफ द कंपनी टेरिटरीज। देखो क्या कहा गया है, यही झांसी वाली रानी के साथ भी यही बात हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि अगर किसी भी राजा की डेथ हो जाती है या किसी भी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है और उसके कोई सन नहीं है, बेटा नहीं है, तो सारी उसकी संपत्ति पर, सारा जितना पैसा है, जमीन है, जो भी उसके पास में, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल जमा लेगी। ये बात कही थी, लेकिन झांसी की रानी ने इससे ऑब्जेक्शन किया था। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज द एनेक्स सिंपल बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। देखो क्या करें, इसके बाद एक के बाद एक जितने भी राजा थे जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हत्या, मतलब उसके नाम होते गए, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। तो ये हमारा सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन सी है केस स्टडीज। उसके लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं सेक्शन सी का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।